प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले खान की जल्द रिहाई का बाब बंद। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशा खाना रेफरेंस दायर कर दिया। दूसरी जानिब पीटीआई मौलाना इत्तेहाद बनने से पहले टूट गया। मौलाना फजलुर रहमान ने किसी इत्तेहाद के साथ तहरीक चलाने से दो टोक इनकार कर दिया। पीटीआई के साथ राब्ते खत्म, क्या हुकूमत मौलाना को राम करने में कामयाब हो गई? इसके अलावा बात करेंगे सस्ती बिजली मामला। पंजाब और सिंध के वज़राए आला आमने सामने आ गए। मुराद अली शाह ने पंजाब में बिजली रिलीफ को बेवकूफ़ी करार दे दिया। मरियम नवाज का भी मुंह तोड़ जवाब खरी खरी सुना दी। इसके अलावा शामिल करेंगे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जनरल फैज के साथ ताल्लुक के मुतालिक बड़े इंकशाफात कर दिए। फैमिली के शुमाली इलाका जात की सैर में मेहरबानियों का किस्सा भी खुल गया। समाजी राब्तों के लिए शख्सियात से मेल मुलाकातों का एतराफ। साकिब निसार ने सितंबर में वतन वापसी का ऐलान कर दिया। और इसके अलावा बात करेंगे बरतानिया में फसादात कराने वाली जड़ पकड़ी गई। फेक न्यूज ने बरतानिया जैसी तरक्की याफ्ता मुल्क को हिला दिया। कैदियों से जेलें भर गई। 3 बच्चों के कातिल के हवाले से फेक न्यूज देने वाला मुलजिम रिजवान आसिफ लाहौर से गिरफ्तार, FIA के हवाले। ये टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मालिक साहब बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो दो हम देख रहे हैं वज़राए आला सिंध के और पंजाब के, ये इनका एक फेस ऑफ हो रहा है। एक दूसरे को बेवकूफ़ कह रहा है, दूसरा कह रहा है ये बेवकूफ़ी आप क्यों नहीं कर लेते। सो कैसे देख रहे हैं ये जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है दोनों वज़राए आला के दरमियान? देखिए, एक तो आपको ये नजर आ जाता है इस बात से कि कितनी आर्टिफिशियल ताल्लुकात हैं इनके, जो कल तक इतने सारे दोस्त और ये इकट्ठे नजर आ रहे हैं कि ये आपस में इकट्ठे नहीं है, इस तरफ इमरान खान की मुखालफत पे इकट्ठे। और ये एक बड़ी जबरदस्ती की, जिसको कहते हैं ना गन शॉट मैरिज, ये एक शॉटगन मैरिज रादर, ये शॉटगन मैरिज है। और जरा सी भी बात होती है तो सतह के नीचे की असलियत सामने आ जाती। उन्होंने पहले कह दिया बेवकूफाना बात है, इन्होंने आगे करप्शन का स्ट्रेट इल्जाम डायरेक्ट लगा दिया कि आप करप्शन करके पैसे जेब में डाल के बैठे हुए हैं। वहां से फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सामने आ गए। उन्होंने कह दिया कि जी देखें, छोटा भाई बिल बढ़ाता है, बड़ा भाई जो है वो आगे छोड़ देता है। सो इट शोज कि ये कितना वीक अलायंस है। और रईस कसर पूरी होगी आज, तो हर तरफ यही हाल है। उधर देखिए मौलाना साहब ने साफ ऐलान कर दिया जी। तो बहुत कुछ हो रहा है, बिहाइंड द सीन्स भी चल रहा है, जिसके असरात हम मुख्तलिफ तरीकों से सामने नजर आना शुरू हो रहे हैं। तो मालिक साहब, जिस तरह आपने खुद ही मौलाना का जिक्र किया, ये क्या हुआ मौलाना के साथ? ये किस तरह से सेटलमेंट हो गई और किस कॉस्ट पे हुई? मौलाना साहब को नजर आ गया है कि इमरान खान साहब के साथ एस्टैब्लिशमेंट ने किसी तय बात नहीं करती और वो बिल्कुल बंद गली है। और अगर उनका ख्याल ये था कि कल को मैं इमरान खान के साथ अपनी एनर्जी लगा देता हूँ, उसके साथ मैं टीम अप करता हूँ, तो कल को मजबूरन इनको खान साहब से बात करेंगे तो मुझे भी एक लार्जर शेयर मिलेगा। शायद आप वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा बोझ है जो इनको उठाना पड़ेगा। और अगर कल को तहरीक की बात हो रही थी तो देखिए पीटीआई क्यों इंटरेस्टेड थी? पीटीआई इंटरेस्टेड थी कि JUI की जो मैन पावर है वो तहरीक का कोर ग्रुप बन जाएगा। ऐसे सड़कों पे अगर एहतजाजी तहरीक चलानी है, अब मौलाना साहब को शायद नजर आ रहा है कि यार जो भी तहरीक चलाएगा उस सबसे ज्यादा रिटेलिएशन और बोझ उसको उठाना पड़ेगा। तो अगर उनको ये नजर आ रहा है कि इमरान खान से किसी तरह बात नहीं करनी एस्टैब्लिशमेंट, तो फिर वो सारा मलबा अपने पे क्यों उठाएं? वो फिर उतनी तहरीक चलाएंगे, उतना सब कुछ करेंगे जिसका रिएक्शन भी मुख्तलिफ होगा। देखिए, जो इस वक्त गवर्नमेंट का रियासत का जो इस वक्त रिएक्शन पीटीआई पे है, वो रिएक्शन JUI पे नहीं है। तो वो अपने हिस्से के मुताबिक अपना रिएक्शन लेना, वो क्यों इमरान खान का बोझ अपने पे उठाएं? जी मालिक साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या ये हम ये समझें कि इमरान खान साहब जैसे 2014 के धरने में आए थे तो उस वक्त लगा था कि इनके पास जो स्ट्रीट पावर है वो शायद खान साहब के पास इतनी नहीं है, लड़ने वाली फोर्स नहीं है, नौजवान साथ तो हैं लेकिन वो लड़ने को तैयार नहीं है। तो तहरीर कादरी साहब को एज ए उसके कमक के तौर पर भेजा गया था, या जो लोग उस वक्त धरने के पीछे थे उन्होंने अरेंजमेंट करवाए थे कि तहरीर कादरी साहब भी आ जाए उनके कज़न के तौर पर। फिर कहा कि दोनों कज़न्स हैं, वो आपने सारा कुछ सुना हुआ होगा। तो आप समझते हैं कि मौलाना साहब को एहसास हुआ है कि ये खान साहब एक और तहरीर कादरी साहब ढूंढ रहे हैं जो फिर उनका साथ दे, सड़कों पर आएँ, धरने करें, फिर लॉन्ग मार्चेस करें, लड़ाई झगड़े करें, इनके पास भी स्ट्रीट पावर है। सो मौलाना साहब को समझ लग गया कि ये मुझे
ये तहरुल कादरी वाले रोल में चाहते हैं, लिहाजा वो स्टेप बैक कर गए हैं सर? टू अ लिमिटेड एक्सटेंट रऊफ, क्योंकि उस जमाने की पीटीआई में और 2023 की पीटीआई में बहुत फर्क। जितना रगड़ा इस पीटीआई ने खाया, जितनी मारें खाई, हम में से कुछ सोच भी नहीं सकता था कि बहरहाल इतनी मारें खाएंगे और फिर भी लोग जगह पे रहेंगे, खड़े रहेंगे, फिर भी 8 फरवरी को इस तरह लोग आगे वोट डाल देंगे। तो बैटल हार्डन तो हो गई है पीटीआई, लेकिन क्या इसमें इस वक्त सख्त है बहुत बड़ी स्पीड तहरीक चलाने की? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखिए जो भी है पार्टी के अंदर अपने इख्तिलाफात अब खुल के सामने आना शुरू हो गए हैं, ग्रुपिंग हुई हुई, और ये होता है जब पार्टी एक ही शख्सियत के गिर्द बनी हो और वो शख्सियत अगर अंदर है और उनका राब्ता नहीं है कोई, तो एक कंफ्यूजन होती है, सब कुछ होता है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास मेरा नहीं ख्याल के सिवाय केपी के बाहर इतनी स्ट्रीट स्ट्रेंथ है, हमदर्दी अपनी जगह, पॉपुलैरिटी अपनी जगह, लेकिन स्ट्रीट एजिटेशन का मवाद और किस्म के वर्कर्स होते हैं, मेरा ख्याल है वो इनके पास इस वक्त नहीं है। और वो बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे कि जेयूआई के लोग जो है वो बड़े बैटल हार्डन है, और वो आपको पता है जैसा क्राउड है तो वो तो मदरसे इकट्ठे कर लें तो हजारों का मजमा वहीं से बन जाता है। वो इनके लिए बहुत क्रिटिकल था। असल चीज तो यह है कि जब सामने चीज आएगी कि मौलाना साहब इतना कैटेगोरिकल क्यों हट गए, क्या ऐसी बात हुई है, वो आज तो नहीं पता लगा, शायद कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि अचानक उन्होंने इतना बड़ा फैसला एकदम अनाउंस कर दिया। अभी कुछ दिन पहले उनकी राउंड वो मोहम्मद अली दुरानी साहब के उधर मीटिंग हुई, सारे पहुंचे हुए थे, और आपको याद है हम प्रोग्राम में थे तो मैंने भी उस पर कहा था कि जी वहाँ मेरी ताके मुताबिक बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुई और खत्म हो गई है बात। तो दुरानी साहब ने मेरे प्रोग्राम में इंसिस्ट किया, नहीं नहीं वो बड़ी अच्छी मीटिंग थी, चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इतना कट ऑफ वाला कि जी बस मैंने इत्तेहाद नहीं बनाना, मेरे एक्सपीरियंस बड़े बुरे थे, वो तो पहले भी इनको पता था। सो कुछ डेवलपमेंट तो हुई है ना, जिसमें मौलाना साहब ने दरवाजा बंद किया है इमरान खान पे। सर क्या लगता है आपको मालिक, आप तो इन तमाम चीज़ों को एकेडमिकली भी जानते हैं, प्रैक्टिकली तौर पर भी देखा है, पावर कॉरिडोर्स को बड़े करीब से भी आपने इन लोगों को नोट किया हुआ है, मौलाना साहब ने इमरान खान साहब को यूज़ किया है और उनका क्लाउड पावर या उनका बोझ जो मतलब कहें यूज़ करके एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से डील कट कर लिया है? मतलब इट्स ऑल अबाउट यूजिंग ईच अदर। खान साहब उनको यूज़ करना चाहते थे कि इनकी स्ट्रीट पावर मैं यूज़ करूंगा, मौलाना साहब ज़्यादा स्मार्ट निकले हैं, उन्होंने खान साहब के साथ वक्ती तौर पर डील करके, इत्तेहाद करके, खबरें लगाकर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से कुछ ना कुछ ले लिया है, और उनके तो वो बेहतर साबित हुए हैं, खान साहब को यूज़ किया उन्होंने। ये तो हम नहीं कह सकते, हमें नहीं पता रऊफ के यूज किया है या नहीं किया, टू बी फेयर टू द मैन, लेकिन क्या उनका वजन बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक स्ट्रीट फैक्टर था उनकी जमात की सपोर्ट खान साहब के लिए, और इसका बीच में से इक्वेशन में से निकलना मेरा ख्याल है ये बहुत डैमेजिंग हुआ है पीटीआई के लिए। और अब ये देखिए कि इसके साथ ही जो हमारा था महमूद असगरी साहब वाला इनिशिएटिव, वो भी अपनी मौत आप मर गया। वो तो आपको याद है कि उन्होंने कहा था खान साहब ने कि जी हमने तो असगरी साहब को ऑथराइज किया सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से बात करें और आगे बात चलाएं, और वहाँ पे सबसे ज्यादा असगरी साहब का ताल्लुक मौलाना साहब के साथ था और जरदारी साहब के साथ था, तो वो इक्वेशन भी फारिग हो गई। सो आई थिंक बहुत बड़ा नुकसान इमरान खान को हुआ है। आप समझते हैं इन चीज़ों को? देयर आर नो फ्री लंचेस। पॉलिटिक्स में तो कोई किसी का सगा नहीं होता। जैसे आपने कहा कि इवन पीपल्स पार्टी और नवाज लीग जो हैं, इनका भी आर्टिफिशियल इनका अरेंजमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स के पॉलिटिकल पार्टीज़ के इनके एजेंडेज होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। तो मौलाना साहब जो हैं उनको इमरान खान साहब क्या दे सकते थे? हुकूमत कुछ दे सकती है, गवर्नर दे सकती है, कोई वजीर या वट एवर कोई डेवलपमेंट फंड दे सकती है, एस्टेब्लिशमेंट बहुत कुछ उनको दे सकती है। तो इमरान खान साहब के पास क्या था उनको देने के लिए जो उन्होंने इनके साथ अलाइंस किया? आखिर मौलाना साहब ने भी तो वो तकड़ी अपनी तोल के दोनों साइड देखी होंगी कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा सौदा मिलने का इम्कान है। तो खान साहब के पास क्या था उनको देने के लिए? इट वॉज अंडरस्टैंडेबल। बल्कि वो केपीके की बात कर रहे थे दोनों। मौलाना साहब तो इल्ज़ाम ही लगा रहे थे कि केपीके में मुझे हरवा के इमरान खान साहब के बंदों को जितवाया गया है। उनका तो इंटरेस्ट थी वहाँ पे, एक उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थी केपीके में। तो खान साहब वक्ती अपना फ़ायदा देख रहे थे कि चलें हुकूमत पे दबाव बढ़ेगा जी, देखें मौलाना साहब और वो हो गए, और मौलाना साहब ने दरमियान में से कट मारा और फिर ये जा और वो जा। नहीं, मेरा ख्याल है वो उनको ऑपोजिशन वाली क्रेडिबिलिटी दिलवा सकते थे, जो हमेशा इलेक्शन में आपको फायदा तो देती है।
कि ठीक है जी प्रिंसिपल स्टांस लिया है, सब कुछ लिया है, वरना जंग तो उनकी बैटल ग्राउंड तो केपी में है। और वो बिल्कुल आपके पास सही कहा है कि उन्हीं की सीट्स उनके पास गई हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि अगर वो आज ऑपोजिशन में ना हो तो मौलाना साहब के पास अपने लोगों के पास बेचने के लिए क्या है? पावर में पीटीआई है, वो कहेंगे अगर ऑपोजिशन में नहीं है तो क्या उनकी स्ट्रेंथ क्या बनेगी? मेरा ख्याल है मौलाना साहब का ख्याल ये होगा कि वो उनका जो वेट वो ऐड कर रहे हैं पीटीआई के लिए, बिल्कुल उसका एक रिकग्नाइज करना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को रिकग्नाइज करना चाहिए, गवर्नमेंट को, और हिस्सा जुस्सा उनको मिलना चाहिए। ये तो आपका क्या ख्याल है मौलाना साहब ने, मालिक सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है मौलाना साहब ने हिस्सा बकदरे ये जुस्सा लिए बगैर ही इतने बड़े अलायंस से वॉकआउट कर गए? आप ये मौलाना साहब को मेरा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं भैया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वॉकआउट कर गए हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने एक टैक्टिकल स्ट्रैटेजी की है, चेंज किया है, स्ट्रैटेजी शिफ्ट किया है। पहले उनका ख्याल था कि उनको इमरान खान के साथ चलने में ज्यादा फायदा है और वो एक बेहतर डील का हिस्सा होंगे। शायद उनको अब ये यकीन हो गया हो कि इमरान खान के साथ आने वाले कुछ माह के अंदर किसी किस्म की डील नहीं होगी और बातें कहीं से कहीं भी जा सकती हैं। खासतौर पर जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद रऊफ पॉलिटिकल इक्वेशन बहुत चेंज हो गई, बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो गई। सडनली जो May 9 का केस था, जिसको हम सारे समझते थे कि यार ये बनेगा भी तो बिल्कुल फजूल बनेगा, बड़ी जल्दी स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, वो बहरहाल एक खतरनाक केस बन गया है जो कल तक बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी खान साहब की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की। वो एक सडनली एक सीरियस पॉसिबिलिटी भी खतरा नजर आना शुरू हो रहा है। तो मेरा ख्याल है बहुत से गोल पोस्ट मूव हुए हैं। अब अच्छा मालिक ये बताइएगा, ये आप बड़े वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, मुझे ज़ाती तौर पर पता है, वैसे ही आपको सारे आपके लिंक्स आपकी खबरों से सारे लोग जानते हैं, कैसे आपने कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी दी हैं आपके। मुझे याद पड़ता है साकिब निसार साहब जो थे सिटिंग चीफ जस्टिस थे, वो बहुत कम मेरा ख्याल जनरल ये सहाफ़ी थे जिनसे बरह रास्त राब्ते में रहते थे, डायरेक्ट टेलीफोन कॉल कर लेते थे। मतलब आप उनमें से एक थे, बल्कि शायद एक ही होंगे जिनके साथ बड़ा उनका अच्छा ताल्लुक था, गपशप थी, बातचीत हो जाती थी। आप कैसे देख रहे हैं साकिब निसार साहब को? अब वापस आ रहे हैं 5 सितंबर को, तो उनके बारे में भी ये बातें होना शुरू हो गई हैं, शायद वापसी पे उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है जनरल फैज़ के हवाले से, कुछ उनकी भी कोऑर्डिनेशन 9 मई के हवाले से, उन्होंने भी काउंसलिंग कहीं ना कोई राब्ते को इस तरह की बातें की हैं। आप उनका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं कि फ़ौज अगर अपने DGISI को पकड़ सकती है तो फिर तो किसी पे भी हाथ डाला जा सकता है? सर मुझे टू बी ऑनेस्ट, मुझे उनका कोई इतना डायरेक्ट लिंकेज या ऐसा खतरा नजर नहीं आ रहा कि उनको किसी बात पे परेशान हो। देखिए जनरल फैज के ऊपर जितने हमने बयानात भी सुने डिफेंस मिनिस्टर साहब के, ख्वाजा आसिफ के, बाकी लोगों के, वो टैक्टिकल बयानात दे रहे हैं कि देखिए उस दिन इतनी 70 जगहों पे आइडेंटिफाई करके हुआ, सब कुछ हुआ, तो वो तो एक आर्मी माइंड बता सकता है जो स्ट्रैटेजिस्ट हो। फिर ये बातें ज़राए आजकल हर चीज़ ज़राए से चलती है, फिर ये चलना शुरू हो गया कि जी उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक था हाउस होल्ड के अंदर और खान साहब की अहलिया के साथ उनका कॉन्टैक्ट थे, तो वो इसलिए वो इन्फ्लुएंस उनका बहुत ज़्यादा था। ये सारी चीज़ें एक दूसरे रुख में जा रही हैं। वो तो जो चीफ जस्टिस साहब थे वो तो अभी इसी हद तक आप कह सकते हैं कि जिन्होंने फैसले इन्फ्लुएंस किए होंगे, उन्होंने रिलीफ दी होंगी या दूसरे को रगड़ दिया। ये जो May 9 और ये सारी चीज़ें, इसके साथ बड़ा ही लॉन्ग स्ट्रेच आपको इमेजिनेटिव चाहिए। फैसले मालिक, मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, फैसले जो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अब जब खुलकर बात होती है निजी महफिलों में भी वो कहते हैं, खकवानी साहब ने भी 2-4 दफ़ा कहा कि उन्हें तो ये कंप्लेंट थी कि शायद साकिब निसार साहब ने, उसके बाद जनरल साहब एंड कंपनी नवाज शरीफ साहब का वो बैलेंस करने के लिए डिसक्वालिफिकेशन उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को, साकिब निसार साहब ने उनको डिसक्वालीफाई किया था और इमरान खान साहब का भी उसमें शायद मशवरा सलाह शामिल थी। ये बातें वो खुद वो कहते रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड वो कहा हुआ है। तो उस वक्त तो ये सारे थे, जनरल फैज़, इमरान खान साहब और साकिब निसार साहब की इक्वेशन जो है ये तो नज़र आती थी। उनके अपने पार्टी के लोग कहते थे कि ये हमारे साथ हुआ है और कराया गया है। नहीं देखिए, लार्जर पावर गेम के अंदर लिंक होना और चीज़ है। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त ज़्यादा फोकस कहाँ है। इस वक्त सारा फोकस आपको May 9 पे नज़र आ रहा है। इस वक्त आपको सारा फोकस, इवन अब जो आपने पोस्ट रिटायरमेंट की सारी चीजें, इल्जाम लग रहे हैं जनरल फैज पे और सब कुछ, वो सारे पोस्ट रिटायरमेंट वाले May 9 की तरफ जा रहे हैं।
मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले शायद May 9 बहुत ज्यादा मुश्किल होता इमरान खान को उसमें जीतना, लेकिन अब अगर फैज हमीद साहब कोई कोऑपरेट करते हैं या कोई कोऑपरेट करते हैं और अपनी जान बचाने के लिए 4 चीजें मान जाते हैं, सच्ची या झूठी, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है इमरान खान के लिए। और ये कोई बईद ऐसी बात नहीं, हमने बड़ा माजी में देखा है। जी मालिक, एक और भी चीज़ सामने आ रही थी, आप उन तमाम लोगों को जानते हैं, करैक्टर्स को, जिनके हवाले से आज उन्होंने हमारे दोस्त कुलीग अंसार अब्बासी साहब को भी लंदन से इंटरव्यू दिया, मैं उस पर भी आता हूँ, उसी में भी जिक्र है इसका कि शायद जो लाहौर में बैठे हुए सारे बड़े लोग हैं, पॉलिटिकल हैं, जुडिशल हैं, जजेस हैं, जिसमें नाम लिए जा सकते हैं, ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब हूँ, एतजाज़ अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, फिर साकिब निसार साहब, उमर अताब बंदयाल साहब जब यहाँ चीफ जस्टिस थे, तो ये सारे बैठ के पीछे से सारी पॉलिटिकल जुडिशल स्ट्रेटजी ये बना के दे रहे थे और वो एग्जीक्यूट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, जिसके बारे में आज उन्होंने कहा जी इत्तफाकन मुलाकात हो जाती थी, एतजाज़ आ जाते थे फलाने। और फिर आपको याद होगा ऑडियो भी आई थी उमर अताब बंदयाल साहब की फैमिली की और ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब की फैमिली की, तो जिसमें तो ये कनेक्शन साबित हो रहे थे पॉलिटिकल, ये जो मतलब एक्टिविज्म जो है वो तो साकिब निसार साहब रिटायरमेंट के बाद भी कर रहे थे सर। ये तो उनकी अपनी भी वीडियो एक ऑडियो आई थी जिसमें गाइड कर रहे थे कि क्या क्या करना है सुप्रीम कोर्ट फैलानी है। आप किसी भी मसले को जितना मर्जी फैला लें, वो तो आप फिर बहुत लेवल से आप जा सकते हैं। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि क्या इस वक्त गवर्नमेंट रियासत मामले को लपेटना चाह रही है या फैलाना चाह रही है। मेरा ख्याल है उनका फोकस लपेटने का है, उनका फोकस है टू इंश्योर के फॉर एग्जाम्पल इमरान खान 2 साल के लिए कम अज कम साइड पे हो, चाहे पाबंदी सिलासल हो, जो भी हो, एक्टिव पॉलिटिक्स नॉर्मल तरीके से ना कर सकें, तो वो अगर ज्यादा फैलाएंगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा। आई थिंक में इस वक्त प्रायोरिटी समेटना है ताकि जो सिटिंग गवर्नमेंट है या जो भी डिस्पेंसेशन सिलेक्ट किया जाती है उसको 2-2.5 साल मिल जाए, इकोनॉमी कुछ बेहतर हो जाए, वरना आप जितना फैलाएंगे इंस्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। अच्छा मालिक, एक और है अंसार की इंटरव्यू में एक बड़ा एक अहम पॉइंट था, आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, आई होप आपने पढ़ी होगी सारी। उसमें साकिब निसार साहब कहते हैं जी मेरा उनके साथ सोशली तौर पर जना हमीद से मेहरबानी होल्ड कीजिए, मेरे ख्याल मालिक साहब से शायद कोई की दब गई, दोबारा उनको अगर लाइन पे ले सके जी ट्राई कर रहे हैं, उनको करें। बड़ा एक आखिरी सवाल उनसे रहता है मालिक साहब से पूछने वाला, तो बड़ा एक अहम है जो आज ये अंसार अब्बासी साहब ने अपने इंटरव्यू किया है, तो उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया 2-4 कि मैं जनाब फैज़ हमीद साहब की शादी, बेटी की शादी में भी उसमें गया था, मेरे साथ कोई कभी कभी हेल वाय भी हो जाती थी। इससे बढ़कर जो बड़ी एक चीज़ है जो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को हैरान कौन है कि वो कहते हैं मैं नादरन एरियाज़ अपनी फैमिली के साथ गया था, तो जनरल फैज़ हमीद साहब ने वहाँ पे हमारा बड़ा ख्याल रखा था, तो फैसिलिटेट किया, हमारे लिए अरेंजमेंट्स करवाए, हमारे लिए चीज़ें करवाई, आसानियाँ। इट अगेन रेजेस वेरी ह्यूज क्वेश्चंस कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर वो विजिट कर रहे हैं वहाँ पे नादरन एरियाज़ में, फैमिली उनकी विजिट कर रही है, तो वो उस वक्त के DGISI को कह रहे हैं, या अगर वो पेशावर में कोर कमांडर थे, लेकिन वो तो बाद में थे, उस वक्त DGISI थे जब ये वहाँ पे चीफ जस्टिस थे। मालिक साहब जी, अब सारी लाइन कट गई थी सर, एक सवाल था सर आपसे जी। मालिक साहब आप साथ हैं हमारे? जी जी जी। अच्छा, लास्टली सर, ये जो आज आपने अंसार अब्बासी साहब का इंटरव्यू पढ़ा होगा जो उन्होंने साकिब निसार साहब का किया है, उसमें एक बड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंग एक इंकशाफ किया है कि मेरा इनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक था, कभी हेलवाई हो जाती थी, कभी मैसेजिंग भी आ जाती थी रजिस्ट्रार के जरिए, फेयर एनफ, ठीक है। उन्होंने कहा मैं नादरन एरियाज़ गया, मेरी फैमिली गई, तो वहाँ पर जनरल फैज़ जो हैं इन्होंने मेरी फैमिली का बड़ा ख्याल रखा, बड़ा ही टुक केयर ऑफ एवरीथिंग, फैसिलिटेट किया। अब ये बताएं, जब एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक वहाँ DGISI के ज़रिए वो नादरन एरियाज जाता है, उसका सारा ख्याल रखा जाता है, वहाँ पे उनकी लॉजिस्टिक का रहने जो भी होगा वटेवर, और वो उसका एतराफ़ भी कर रहे हैं, तो हमें तो बताया जाता था कि चीफ जस्टिस हों, जजेस हों, ये तो सोशलाइज ही नहीं करते किसी से ताकि किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, तो इसको कैसे देखते होते हैं फिर? मतलब साकिब निसार साहब वाज प्लेइंग वेरी एक्टिव ह्यूज रोल, अगर वो DGISI से ये इस तरह की फेवर्स ले रहे थे कि मेरे बच्चे जा रहे हैं तो उनका भी आपने ख्याल रखना है, और उन्होंने ख्याल रखा, हालांकि चीफ जस्टिस से और भी बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकते थे, तो सर इसको कैसे देखते हैं आप? हमारे समाजी ताल्लुकात में सियासत बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करती है, तो बस इसी तनाजुर में देखें आप। वैसे बड़े जालिम हैं, देखा ना आपने कैसे आराम से पतली गली से निकल गए मालिक साहब। ये काम किसी और ने किया हुआ होता तो आपने 5 मिनट के लिए लम्हा पा लेना था बंदे को, हैं सर? नहीं, आई थिंक ये जस्टिफाई नहीं हो सकता, बिल्कुल जजेस को ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज यही चीजें कल को आके आपको हॉन्ट करती हैं। भले आप उस वक्त
कैजुअल, क्या अगर आपके तो होता ही है ना, अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, आज ही मैं करा दूंगा उससे, आप चले जाते हैं। लेकिन यही तो प्रोप्राइटरी है। आई थिंक जजेस शुड बी वेरी केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल। जब आप किसी से फेवर ले रहे होते हैं, जनरल फैज से आप फेवर ले रहे हैं, तो फिर कल को आपको फेवर देनी भी पड़ती है। देयर आर नो फ्री लंचेस, इट्स अंडरस्टैंडेबल। मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप तो कोई आपके जाती कोई रिश्तेदार, कोई खून का कोई रिश्ता तो होता नहीं होता ना, आपकी कोई दोस्ती है। और ये भी कहा कि रजिस्ट्रार से आके मिलते हैं तो व्हाट, जितने भी जज साहबान हैं उनको तो दे हैव टू बी 100 टाइम्स मोर केयरफुल। राइट सर, थैंक यू वेरी मच मालिक साहब, यू आर बीइंग वेरी केयरफुल सर, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ लंदन से बराह रास्त मौजूद होंगे मुर्तज़ा अली शाह, उनसे बात करेंगे इस फेक न्यूज़ की हकीकत के बारे में और मुलजिम के बारे में जिसको, जो लाहौर से जिसकी निशानदेही हुई है, उसने ये फेक न्यूज़ स्प्रेड की। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।